नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रूस की धमकी से यूएस भी घबराया, यूक्रेन में बंद किए अपने दूतावास, तीसरे विश्व युद्ध की है ये आहट। खबर में आगे जिक्र होगा कि पंजाब में 2 दिनों में सुरक्षा बलों ने 8 ड्रोन को पकड़ा, पाकिस्तान के माफियाओं ने धुंध का फायदा उठाने की कोशिश। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइल से घबराया पाकिस्तान, चीन की शरण में जिन्ना का देश। आगे आपको बताएंगे कि संसद के शीतकालीन सत्र में पास होगा वक्फ बिल, क्या है मोदी सरकार का प्लान, जरूर बताएंगे दोस्तों। और इसी के साथ खबर में जिक्र होगा कि झारखंड में 2/3 बहुमत से जीतेगी भाजपा, सांसद निशिकांत दुबे ने किया दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के प्रधानमंत्री मोदी और देश की सेना का समर्थन करते हैं तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तीसरे विश्व युद्ध की आहट, रूस की धमकी से यूएस भी घबराया, यूक्रेन में बंद किए अपने दूतावास। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने कीव स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार उसे इस बात की सूचना है कि 20 नवंबर को रूस यूक्रेन के शहरों पर जोरदार हवाई हमले कर सकता है। दूतावास ने अपने कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी। यूक्रेन में अमेरिकी नागरिकों से भी संभावित हवाई हमले की चेतावनी के लिए तैयार रहने और आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया। दोस्तों, दूतावास ने यह भी कहा कि अमेरिकी कर्मचारी फिलहाल यूक्रेन से बाहर भेजे जा रहे हैं और कुछ प्रमुख कूटनीतिक कार्यों को अन्य स्थानों से निपटने की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि यूक्रेन में स्थिति और रूस की सैन्य गतिविधियों के आधार पर अमेरिकी दूतावास की स्थिति में समय समय पर बदलाव हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब में 2 दिनों में सुरक्षा बलों ने 8 ड्रोन को पकड़ा, पाकिस्तान के माफियाओं ने धुंध का फायदा उठाने की कोशिश। जी दोस्तों, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बिगड़ते स्तर और धुंध की मोटी परत ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी प्रभावित किया है, क्योंकि दिवाली के बाद से पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन की गतिविधि में अचानक वृद्धि हुई है। सीमा सुरक्षा बल ने सतर्कता और 24 घंटे गश्ती बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों में 8 ड्रोन को मार गिराया गया है। इसमें मंगलवार को तरन तारण और अमृतसर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों से बरामद किए गए 3 और पाकिस्तानी ड्रोन शामिल हैं। मंगलवार को सुबह 7:12 पर तरन तारण जिले के वान गांव से सटे एक खेत से तलाशी अभियान के बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त दल ने एक DJI Mavic 3 क्लासिक ड्रोन बरामद किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइल से घबराया पाकिस्तान, चीन की शरण में जिन्ना का देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में उसकी ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। इससे भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान टेंशन में है। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करने और इससे पार पाने के विकल्प ढूंढ रही है। इसके लिए वो चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे क्षेत्र में भारत का मुकाबला किया जा सके। भारत ने हाल ही में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल हासिल कर लेने भी पाकिस्तान की परेशानी को बढ़ाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसद के शीतकालीन सत्र में पारित होगा वक्फ बिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ ही वक्फ बिल को लेकर भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित हो जाएगा। इस विधेयक में केंद्र और राज्यों के वक्फ बोर्डों के गठन और कामकाज में व्यापक सुधार का प्रस्ताव है। इस विधेयक पर विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों ने हमला किया है। रिजिजू ने एक विशेष बातचीत में कहा कि हम इस शीतकालीन सत्र में इसे पारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस विधेयक को पारित करने के लिए पूरे देश से, मुस्लिम समुदाय सहित समाज के सभी वर्गों से जबरदस्त दबाव है। शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त संसदीय समिति को सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक संसद में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। संसदीय समिति ने एक सर्वदलीय निकाय के रूप में कानून की विस्तार से जांच की है। मंत्री ने कहा कि इसके बाद विधेयक पर बहस होगी और मतदान होगा। दोस्तों, यहां पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू ने कहा कि वक्फ निकायों के कामकाज को नियमित करने के लिए विधेयक के प्रावधानों पर भी जनता के बीच बहस हुई, जो कई लाख करोड़ रुपए की संपत्ति की अध्यक्षता
करते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को 1 लाख से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड में 2/3 बहुमत से जीतेगी भाजपा, सांसद निशिकांत दुबे ने किया ये दावा। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि उनके गृह राज्य झारखंड में एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से जीतेगी। निशिकांत दुबे ने बुधवार को कहा कि घुसपैठ और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जनता तक पहुंच गए हैं और पार्टी पहली बार झारखंड में अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। दुबे ने झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। घुसपैठ, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे हमारे मुद्दे जनता तक पहुंचे हैं। आदिवासियों ने यहाँ सरकार बदलने का संकल्प ले लिया है। हम 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं। झारखंड में बीजेपी पहली बार अपने दम पर अपनी सरकार बनाने जा रही है। देवघर में चुनावी लड़ाई, जिसे अक्सर बाबा नगरी कहा जाता है, झारखंड विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख युद्ध क्षेत्र के रूप में उभरी है, जिसमें भाजपा के निवर्तमान विधायक नारायण दास और राष्ट्रीय जनता दल के 3 बार के पूर्व विधायक सुरेश पासवान के बीच मुकाबला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कश्मीर को सीधे दिल्ली से जोड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पर कश्मीर को नई दिल्ली से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने मंगलवार को दी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2025 से राष्ट्रीय राजधानी को सीधे कश्मीर से जोड़ेगी। ये ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब रेल ब्रिज से होकर गुजरेगी। रेलवे ने USBRL परियोजना के 272 किलोमीटर में से 255 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया है। कटरा और रियासी के बीच सिर्फ 17 किलोमीटर में से एक छोटा सा हिस्सा दिसंबर तक पूरा किया जाना है। रवनीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार जनवरी में उद्घाटन होगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये परियोजना इस साल दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम आवास योजना में अब 100% महिलाएं होंगी मालिक, सरकार के फैसले के पीछे है बड़ी वजह। जी हाँ दोस्तों, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत दूसरे चरण का सर्वे शुरू हो रहा है। ग्रामीण आवास योजना को सशक्तिकरण के हथियार में बदलते हुए केंद्र सरकार का लक्ष्य गरीबों के लिए बनाए जा रहे घरों का 100% स्वामित्व महिलाओं को सुनिश्चित करना है। दोस्तों, इसके दूसरे चरण में सरकार इस अनिवार्य शर्त को सख्ती से लागू करेगी कि मकान लाभार्थी परिवारों की महिलाओं सदस्य के नाम पर रजिस्टर्ड किए जाएं। इसके साथ PMAY ग्रामीण में महिला स्वामित्व और संयुक्त स्वामित्व का विकल्प है। वहीं सब्सिडी वाले घरों के निर्माण में केवल पुरुषों के रजिस्ट्रेशन को खारिज कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के कारण इस योजना में स्वीकृत घरों में से 74% का स्वामित्व अकेले या संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि योजना का उद्देश्य दूसरे चरण में महिलाओं को 100% स्वामित्व प्रदान करना है। बुधवार को PMAY के 8 साल पूरे हो रहे हैं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में आगरा में लॉन्च किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय दूसरे चरण के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक नया सर्वेक्षण आवास प्लस 2024 शुरू कर रहा है। इसमें स्वयं सर्वेक्षण का प्रावधान है ताकि सर्वेक्षणकर्ताओं की तरफ से छोड़े गए परिवारों की अक्सर सुनी जाने वाली शिकायतों को दूर किया जा सके। इस विकल्प में इच्छुक व्यक्ति को फेस बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए अपनी फोटो और ऐप पर अन्य जानकारी को अपलोड करना होगा। सर्वेक्षण में 10 मानदंड हैं। इनके आधार पर कोई इच्छुक व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र बनेगा, जबकि सरकार के पास 1.2 करोड़ लाभार्थियों की पूरी सूची है। सर्वेक्षण 2024 से 29 तक दूसरे चरण के लिए 2 करोड़ लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 80 लाख व्यक्तियों की पहचान करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। UNSC आज भी 1945 में अटका है। भारत की 2 टूक कुछ देश सुरक्षा परिषद में बदलाव नहीं होने देना चाहते। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने पर नाराजगी का इजहार किया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में बोलते हुए हरीश ने स्थायी सदस्यों और प्रतिद्वंदी देशों के प्रतिरोध की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ देश UNSC के विस्तार में रोड़ा अटका रहे हैं। इससे ये संगठन आज भी 1945 की स्थिति में ही है। हरीश ने नाम लिए बिना चीन पर UNSC का विस्तार रोकने का आरोप लगाया है।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर प्रतिक्रिया भारत का तरीका विषय पर छात्रों को संबोधित करते हुए हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार की रफ्तार धीमी है क्योंकि कुछ देश यथास्थिति को पसंद करते हैं। वो किसी भी कीमत पर स्थायी श्रेणी में विस्तार का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पड़ोसी देशों को सदस्य बनने का अवसर मिल सकता है। हरीश ने कहा इस बात पर आम सहमति है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाना चाहिए। इसमें सुधार की आवश्यकता है। हालांकि कई देश यथास्थिति को प्राथमिकता देते हैं। जो पहले से ही स्थायी सदस्य हैं वो इसे खाली नहीं करना चाहते हैं। जो पहले से ही स्थायी सदस्य हैं वो वोटों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो लोग महसूस करते हैं कि उनके पड़ोसियों को सदस्य बनने का मौका मिल सकता है वो हर कीमत पर स्थायी श्रेणी में विस्तार का विरोध करेंगे। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तानी सेना को आतंकी ऑपरेशन में लगा बड़ा झटका। खैबर पख्तूनख्वा में 8 सैनिक मारे गए, 9 आतंकियों को किया ढेर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान खूनी संघर्ष में कम से कम 9 आतंकी और 8 सुरक्षाकर्मी मारे गए। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन खैबर जिले की तिराह मैदान घाटी में एक हाई वैल्यू टारगेट के खिलाफ चलाया गया था। खुफिया सूचना के आधार पर ऑपरेशन में लश्कर इस्लाम आतंकी संगठन के 2 महत्वपूर्ण कमांडर मारे गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रंप की नई कैबिनेट ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद। अमेरिका की स्पेशल लिस्ट में कहीं नहीं है पड़ोसी मुल्क का नाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैबिनेट के कई सहयोगियों का चुनाव कर चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान आगामी ट्रंप कैबिनेट के नामों की घोषणा से खासा परेशान है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप की कैबिनेट में अधिकतर नेता वही हैं जो पाकिस्तान के प्रति अच्छे विचार नहीं रखते। पाकिस्तानी नीति निर्माता ट्रंप की पसंद पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, जो अमेरिकी प्रशासन की भावी विदेश नीति का संकेत है। बता दें कि जिन नामों का ऐलान हुआ है उससे ये स्पष्ट संदेश जाता है कि ट्रंप सरकार के लिए भारत प्राथमिकता सूची में काफ़ी ऊपर है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी विदेश नीति की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। इस्लामाबाद खुद को मुश्किल स्थिति में पाता है क्योंकि ट्रंप ने विदेश मंत्री, रक्षा सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और जासूसी एजेंसी CIA प्रमुख के लिए जो उम्मीदवार चुने हैं वो सभी पाकिस्तान के प्रति बहुत आलोचनात्मक विचार रखते हैं। भारत के प्रति उनका रवैया काफी सकारात्मक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी और मेलोनी की बैठक में 5 साल का रोड मैप तैयार। अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्टर डोज। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील पहुंचे। यहाँ पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के बीच व्यापक वार्ता हुई। इस वार्ता में भारत और इटली के बीच अगले 5 वर्ष की कार्य योजना बनाई गई। इस योजना में मुख्य रूप से रक्षा, व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी समेत कई विशिष्ट पहलों की रूपरेखा तैयार की गई। भारत इटली कार्य योजना 2025 से 29 में आर्थिक सहयोग, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष योजनाएं, रक्षा, सुरक्षा, प्रवास, कनेक्टिविटी और गतिशीलता शामिल है। विदेश मंत्रालय के अनुसार सोमवार देर रात G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई वार्ता में मोदी और मेलोनी ने लोकतंत्र, कानून के शासन और सतत विकास के साझा मूल्यों को बनाए रखने के लिए बहुपक्षीय और वैश्विक मंचों पर मिलकर काम करने का संकल्प लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी की कूटनीति लाई रंग। आपसी सहमति के सभी मुद्दे लागू करने को राजी हुआ चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने सोमवार को कहा कि वो रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई मुलाकात में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अहम मुद्दों पर बनी आम सहमति को लागू करने के लिए तैयार किया है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन से इतर मोदी और शी के बीच मुलाकात की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजान में हाल ही में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि चीन दोनों देशों के नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बनी आम सहमति को लागू करने, संवाद और सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। जियान ने कहा कि उन्हें नेताओं और अधिकारियों के बीच बैठक के कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय चाणक्य जयशंकर से मिले चीनी विदेश मंत्री। LAC समझौते के बाद पहली मुलाकात। भारत से कर डाली 4 मांग। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। अक्टूबर में भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद में सेनाओं के पीछे हटने को लेकर समझौता होने के बाद दोनों नेताओं की पहली बैठक है। जयशंकर और वांग यी ये मुलाकात मंगलवार को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुई है। दोनों नेता G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील में हैं। G20 शिखर सम्मेलन से इतर दोनों मिले हैं। बैठक के दौरान डायरेक्ट फ्लाइट समेत चीन की ओर से भारत से 3 मांग की गई है। चीन और भारत के नेताओं ने बैठक के दौरान दूसरे वैश्विक मुद्दों के अलावा सीमा पर सैनिकों की वापसी की प्रगति पर चर्चा की है। बैठक पर टिप्पणी करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर योजना के अनुसार सीमा समझौते का जमीनी कार्यान्वयन चल रहा है। जो करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, माल्या और नीरव पर कसेगा शिकंजा। पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम से मुलाकात में उठाया भगोड़ों का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों पर ब्रिटेन जल्द एक्शन ले सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पीएम मोदी ने यह मुद्दा ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के सामने उठाया है। G20 शिखर सम्मेलन में ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी ने मंगलवार को ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने माइग्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया तेज करने की जरूरत पर सहमति जताई। बता दें कि पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टारमर के बीच ये पहली मुलाकात थी। पीएम मोदी ने उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई भी दी, तो वहीं स्टारमर ने पीएम को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। दोस्तों, दोनों प्रधानमंत्रियों ने अर्थव्यवस्था, व्यापार, नई और उभरती टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन, ग्रीन इकोनॉमी को लेकर बातचीत की। दोनों वैश्विक नेताओं के बीच भारत ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने को लेकर भी बात हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन की हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा बलों की 50 कंपनियां भेजी। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और सुरक्षा बलों और राज्य की एजेंसियों से शांति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश दिए। शाह ने राज्य में सुरक्षा के लिए केंद्रीय पुलिस बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजी हैं। केंद्र में सुरक्षा तंत्र से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री ने रविवार के बाद सोमवार को भी यही लंबी बैठक में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने केंद्रीय पुलिस बलों तथा राज्य पुलिस से राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने और शांति बहाली के कदम उठाने को कहा। इस बीच केंद्र सरकार मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती भी बढ़ रही है और वहां केंद्रीय पुलिस बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजी जा रही हैं। इससे पहले भी केंद्र ने वहां 20 कंपनियां तैनात की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका से तनाव के बीच जल्द भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन। रूस बोला हम तारीख तय करने में जुटे। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत की यात्रा पर आएंगे। ये खुलासा क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने किया है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। हम तारीखों पर काम कर रहे हैं। बता दें कि साल के अंत तक यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के भी भारत आने की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति लाने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद ही कह चुके हैं कि हम इस मुद्दे पर भारत, चीन और ब्राजील के संपर्क में हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में लागू होगी नेशनल इमरजेंसी, लाखों लोग निकाले जाएंगे देश से बाहर। ट्रंप ने कर दिया खुलेआम ऐलान। जी दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उनका प्रशासन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा और देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ सैन्य बलों का इस्तेमाल कर उन्हें निर्वासित करेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक शख्स की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसकी पुष्टि की है। एक्स पर एक शख्स ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि खबरें हैं कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी लागू कर सेना के जरिए घुसपैठियों को बड़ी संख्या में निकालने की तैयारी कर रहा है। इस घोषणा के बाद ट्रंप के सीमा सुरक्षा प्रमुख टॉम होमन ने चेतावनी दी कि जिन डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने इस निर्वासन मुहिम में सहयोग करने से इनकार किया है उन्हें हमारी राह से हट जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन चाहे जो कर ले भारत के त्रिनेत्र से नहीं बच पाएगा। अंडमान से लक्षद्वीप तक GSAT-20 बनेगा पहरेदार। जी हाँ दोस्तों, भारत की एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-N2 यानी GSAT-20 एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना कर दिया गया है। सैटेलाइट ने अपनी तय जगह पर पहुंचकर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अब इसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। इस मिशन की लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केप
कैनबरल से हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समुद्री गलियारों में तनाव, लाल सागर से गुजर रहे जहाजों पर 2 दिनों में 2 मिसाइल अटैक। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार एक वाणिज्यिक जहाज ने यमन के बंदरगाह शहर अदन से लगभग 60 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में अपने इलाके के नज़दीक जल क्षेत्र में मिसाइल अटैक की सूचना दी। ये जहाज से जुड़ी 2 दिनों में हुई ऐसी दूसरी घटना है। दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूएस के कदम से टेंशन में आया चीन, यूक्रेन जंग पर दोस्त को देने लगा युद्ध विराम की नसीहत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने संबंधी मीडिया रिपोर्टों के बाद चीन चिंतित हो उठा है। चीन ने अब अपने पड़ोसी मित्र देश रूस को शांति का रास्ता अख्तियार करने की सलाह दे डाली है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सोमवार को मीडिया ब्रीफिंग में रूस में शेष शांति का आह्वान किया। लिन जियान ने नियमित ब्रीफिंग में अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन के निर्णय के बारे में पूछे जाने पर कहा कि शीघ्र युद्ध विराम और राजनीतिक समाधान सभी पक्षों के हितों के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ऐसा मिसाइल अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया है यहाँ पर यूक्रेन को, जिसके बाद अब यहाँ पर दोस्त से युद्ध विराम की नसीहत देने लगा है चीन।